प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू जायंट नेटवर्क। ठीक है, हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेकर वो जायंट नेटवर्क तक का जो फॉर्मेशन होगा उसका चर्चा, ये कहानी क्या है, ये लॉजिक क्या हुआ, आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल आपको हम बता दें कि ये हमारा सेकेंड लेक्चर है हम लोगों के चैप्टर 1 यानी सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर है। तो आप सभी अगर पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इन सभी चीजों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से आप क्या करोगे कि पहला लेक्चर देख लोगे और फिर आप यहाँ तो और थोड़ा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें आज का टॉपिक और वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हम कर रहे होते हैं तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर किया गया है, सबसे पहले उसको जान लीजिए। तो जब हम क्लासिफिकेशन के आधार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो इसको दो तरीके से आप मान सकते हैं। एक तो हो सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, या दूसरा आप कह भी सकते हो कि भाई टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर। लेकिन जनरली जब बात किया जाता है कि आखिर किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है तो कहा जाता है कि नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जब बात आप करते हो तो हम पहले भी समझा चुके हैं कि जब किसी सबस्टांस के फॉर्मेशन में जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये जो क्लोज आने के लिए जो फोर्स वर्क कर रहा है, इसी फोर्स को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कई सारे टाइप्स हैं और इसी कारण से उन्हीं टाइप्स के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहला हमारा सॉलिड है वो कौन सा है, तो सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाता है। देखिए अगर आप इनके शब्दों को भी पकड़ लीजिएगा जो टाइप्स हैं तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर सॉलिड कह रहा है तो ये किससे बना होगा, ये मॉलिक्यूल से बना होगा। ध्यान रखिएगा, ये किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। मॉलिक्यूल का अर्थ क्या है, CO2, H2O, है ना, NH3 या फिर Cl2 या Br2 या H2, ये सभी किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बने हैं। क्लियर है बात ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बने हैं तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है बात। फिर वहीं दूसरा अपने पास नाम आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का अर्थ क्या हो गया, तो जब आयनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है इसका अर्थ है कि ये किससे बना होगा, आयन से बना होगा। आयन का अर्थ क्या होता है, तो एन आयन जिसे माइनस, और एक होता है केट आयन जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लस कहते हैं। तो हमारे पास आयनिक सॉलिड जो है वो किससे बना हुआ होगा, आयन से बना हुआ होगा, एनायन और केटायन से बना हुआ होगा। तीसरा हमारे पास नाम आता है मेटालिक सॉलिड का। मेटालिक सॉलिड जो होगा वो किससे बना होगा, मेटल से बना होगा। क्लियर है बात ना, मेटालिक सॉलिड किससे बना होगा, मेटल से बना होगा। ओके, स्पष्ट रखिएगा, मेटालिक सॉलिड किससे बना है, मेटल से बना होगा। और इसी कारण से इसमें जो भी एग्जांपल आएंगे वो आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, अल्युमिनियम हो जाएगा। आप जितने भी मेटल्स जानते हो वो सभी इसके कैटेगरी में आ जाएंगे। यहां देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा हाँ, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हमने दिए थे, देखिए यहाँ पर NaCl, ZnS, CaF2 या फिर MgCl2 या CaCO3, ये सभी जो हैं वो क्या है आपके आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स। उसके बाद फिर आइए आप अगले सॉलिड के टाइप पर, तो है अपने पास कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जो होता है उसमें क्या होता है कि एटम्स जो है एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और कोवैलेंट में आप मेन तौर पर किसको लेकर के चलिएगा, तो डायमंड ले लीजिएगा, ग्रेफाइट ले लीजिएगा यानी कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन का SiC हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो चलिए अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं
और हम एक एक करके सबका डिटेलिंग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले चले हम लोग अपना किसके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड के पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप होता है उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन पहले ना हम एक पेज लेकर के आपको स्पेशली समझा दें मॉलिक्यूलर सॉलिड को। मॉलिक्यूलर सॉलिड का अर्थ है कि जो किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। जैसे हमारे पास NH3 है, NH3 है, तो NH3 का एक मॉलिक्यूल NH3 के दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर Cl2 है तो Cl2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर बात, तो ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। अब हम सभी जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, चूंकि देखिए मॉलिक्यूल भाई इतने छोटे हैं जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने डेली लाइफ में मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं। बताओ, आप वाटर का बर्फ के रूप में, सॉलिड के रूप में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वाटर का तो यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ करके एक दूसरे के अगल बगल ऐसे जमा हो गए होंगे, जिसके कारण से यह एक बड़ा सा रूप ले लिया, और इसी रूप को हम लोग देख पाते हैं, इसी रूप को यूज कर पाते हैं। क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक आप छोटे मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए विजिबल नहीं है, वो इतना छोटा है तो विजिबल नहीं है। समझ के बात को ना। रदरफोर्ड के मुताबिक एक मॉलिक्यूल का जो साइज बताया गया वो 10 के पावर -10 मीटर बताया गया। अब बताइए इतना छोटा जो रेडियस है, इतना छोटा साइज वाला जो होगा, क्या उसको हम देख पाएंगे अपनी नॉर्मल आंखों से? ये नहीं पॉसिबल है। इसी कारण से क्या किया जाता है कि सभी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अगल बगल जमा होकर के वो बड़ा सा फॉर्म लेते हैं, जो हमारे लिए देखने योग्य होता है, पकड़ने योग्य होता है। तो कहने का मतलब कि ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के क्लोज आ पाए, तो क्लोज आए होंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कई लोग इसको वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप जो बोल लो दोनों सही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम क्या है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होगा वो मॉलिक्यूल से बना होगा, और मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस कारण से हम लोग यहां पर क्या नाम देंगे, तो ये जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही किसमें पाया जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। अब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मूलतः 3 तरह का होता है, ये 3 तरह का। ठीक है, तो 2 तो यहां यूज में आएंगे। एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होता है लंडन फोर्स। एक और जो होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो भी जो है वो इसी के कैटेगरी में आता है, आपका डाइपोल डाइपोल वाले में ही कुल मिलाकर के आ जाता है। तो यहां मूल रूप से 2 ही तरह के ये सेपरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडन फोर्सेस, या इसी को डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं। तो इन 2 फोर्सेस के आधार पर ही हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल भी जनरली 2 ही तरह के हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल भी 2 तरह के हो जाते हैं, समझिएगा, मॉलिक्यूल भी 2 तरह के। एक मॉलिक्यूल होता है पोलर और एक मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर, एक हो जाएगा नॉन पोलर। पोलर का अर्थ ये होता है कि जिसमें, देखिए पोलर को हम थोड़ा सा अब थोड़ा डिटेल करके यहां समझाते हैं ना, एक और पेज हम लेते हैं और वहां से हम आपको पोलर को समझाते हैं। पोलर, देखिए पोलर क्या है, जब हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे,
पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल किसको कहिएगा? तो जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, दोनों एक दूसरे के अगल बगल आए और आ करके ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड किए। ठीक है, दोनों बराबर संख्या में एक दूसरे के अगल बगल आकर के इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब ऐसे में क्लोरीन ज्यादा पावरफुल बना, और क्लोरीन के बारे में हम सभी जानते आए हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ यह होता है कि क्लोरीन क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच कर रखेगा। तो यहां क्लोरीन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो जब अपनी ओर खींचेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट कर जाएंगे? क्लोरीन की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। और जब क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर क्लोरीन पर माइनस और हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, क्लोरीन पर माइनस और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब जब HCl में दो छोर बन जा रहे हैं, एक छोर पर माइनस और एक छोर पर प्लस, तो जब अब दूसरा HCl इसके बगल में आएगा तो उसमें भी एक तरफ माइनस होगा और एक तरफ क्या होगा? प्लस होगा। तो जब ऐसे दो इंड बन जाए ना, दो छोर बन जाए, दो किनारे बन जाए, तो इसी तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलर मॉलिक्यूल नाम देते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का अर्थ है जिसके दो इंड होते हैं, एक इंड पर माइनस होगा, एक इंड पर प्लस होगा, तो इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं। अब समझिए, देखिए तो यहां Cl पर माइनस है, यहां H पर प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स यहां वर्क किया, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स किसमें वर्क किया? तो वैसे मॉलिक्यूल के बीच में जिनके पास दो पोल्स हैं, एक माइनस और एक प्लस, है ना, देखो तो यहां पर माइनस और यहां पर क्या है? प्लस। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा है जिसके बीच में क्या, जो जो इनके पास दो पोल्स हैं, यानी डाईपोल्स हैं। तो देखिए यहां भी डाईपोल, इस वाले पर भी, इस वाले पर भी डाईपोल, तो दोनों पर डाईपोल डाईपोल है। इसी कारण से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो यहां पर वर्क कर रहा है, इसको डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दे दिया गया। डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसी में दूसरा कैटेगरी जो आता है ना, वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। समझते चलिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दोनों छोर पर क्लोरीन है, दोनों छोर पर Cl2 की हम बात कर लेते हैं, तो दोनों छोर पर क्लोरीन है, यानी जब दोनों क्लोरीन जुड़ने आया तो दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन साझा किया, शेयरिंग बराबर इलेक्ट्रॉनों का हुआ। लेकिन यहां दोनों में से कोई पावरफुल नहीं, दोनों की क्षमता क्या है? बराबर। जितना इस क्लोरीन के पास क्षमता है, उतना ही क्षमता इस क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो जब दोनों के पास पावर सेम है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहां पर देखिए, क्या इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो पाएगा किसी एक छोर पर? तो आंसर है नहीं हो पाएगा। यहां वाले केस में तो क्लोरीन अपनी ओर खींच ले रहा था, लेकिन यहां पर क्लोरीन नहीं खींच पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं सीमित रह जाएगा, तो यहां पर कोई प्लस माइनस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि जब इस तरह के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराव के दौरान इन पर बहुत छोटे से समय के लिए डाइपोल क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये डाइपोल परमानेंट नहीं होता है, और इसी कारण से इन पर प्लस माइनस तो क्रिएट होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है और मोमेंट्री डाइपोल होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर कोई प्लस माइनस नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मोमेंट्री डाइपोल के प्रोड्यूस होने के कारण, बहुत ही छोटे से समय के लिए डाइपोल प्रोड्यूस होने के कारण, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां वर्क करता है, उसी को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं, या उसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। लंदन फोर्स कहेंगे या क्या कहेंगे? डिस्पर्सन फोर्स कहेंगे। मामला क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमारे पास मूल रूप से दो तरह के मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इन्हीं दोनों के आधार पर हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं किसको? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को। ठीक है कि हालांकि है तीन भाग में, तीसरा भाग भी हम आपको समझाएंगे,
लेकिन मूल रूप से कितने भाग हैं? 2। आइए अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। आइए अब रिटन फॉर्म में आ जाइए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा देखिए, यहां पर कुछ कुछ बात जो हम बताएं आपको कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और उसके साथ साथ समझिए कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी, अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, तो हम आपको प्रॉपर्टी बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो इसका प्रॉपर्टी जो है वो है पहला कि दे आर गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी हैं ना, सभी या तो लिक्विड होंगे या गैस होंगे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना मानते हो? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी उठाकर देखिए, 99% ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो क्या रहेगा आपका? या तो लिक्विड रहेगा या गैस। जैसे देखो CO2 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बताओ CO2 किस रूप में हमारे अगल बगल पाया जाता है? गैस के रूप में। H2O मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बताइए हमारे अगल बगल नॉर्मल टेम्परेचर पर किस रूप में पाया जाता है? H2O लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो या तो गैस है या फिर लिक्विड होंगे। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर MP एंड BP आर लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। क्या इनसे करंट फ्लो हो सकता है? नहीं। दे आर इंसुलेटर, पॉसिबल है क्या करंट पास कराना? ऑक्सीजन गैस से आप करंट पास करा लीजिएगा? नहीं करा पाइएगा ना। क्या वाटर से पास करा लोगे? कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाटर से पास हो जाएगा। 100% प्योर वाटर जो होगा, वाटर का मतलब क्या? H2O। तो वाटर से क्या आप करंट पास करा सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल। तो दे आर इंसुलेटर। क्लियर है बात ना? ये इमोलिकुलर सॉलिड के आपका क्या है कि प्रॉपर्टी हो गया। अब आइए मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक एक करके सभी टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। पहला टाइप हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। पहला टाइप हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ठीक है, जब नॉन पोलर की बात हम कर रहे हैं तो नॉन पोलर किससे बना होगा? तो यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा। और इसके मॉलिक्यूल के रूप में कौन हो सकता है? आर्गन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है, या CH4 हो सकता है, या O2 हो सकता है, या फिर CO2 हो सकता है। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी इसके कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? तो डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है या फिर लंडन फोर्स वर्क करता है, जो कि काफी कमजोर फोर्स होता है। इसी कारण से ये सॉफ्ट होते हैं। इंसुलेटर होगा, क्या इनसे कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं कंडक्ट हो सकता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही लो होगा। गैस या लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर ये पाए जाएंगे। क्लियर है बात? ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात। अगले पर आइए, नॉन पोलर के बाद बारी आता है पोलर। पोलर हम आपको यहां पर समझा चुके हैं ऑलरेडी। आइए फिर से अब उसके बारे में पढ़े। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन आ जाएगा भाई? तो HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, है ना, CHCl3 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। तो ये सभी आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो कौन होगा? तो पोलर मॉलिक्यूल होगा। बाइंडिंग फोर्सेस की बात करें, बॉन्डिंग फोर्सेस की बात करें तो कौन सा? तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि आपको हम यहाँ पर ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब दो पोल होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। उसके बाद बात कीजिए फिजिकल नेचर का, तो कैसा होगा भाई? ये सॉफ्ट होगा। कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या इसे करंट पास करेगा? बिल्कुल भी नहीं पास करेगा, तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो लो होगा। लो होगा, लेकिन नॉन पोलर की तुलना में क्या होगा?
ज्यादा होगा। नॉन पोलर की तुलना में ज्यादा होने का क्या कारण हो जा रहा है? क्योंकि नॉन पोलर में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा था? नॉन पोलर में डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स वर्क कर रहा था, जो कि कमजोर होता है। और इसके तुलना में हमारे पास जो यहां पर है वो कौन सा है? डाइपोल। डाइपोल ये ज्यादा स्ट्रांग है। रीजन समझ लीजिए सीधा सा, रीजन यही है कि डाइपोल डाइपोल वाले में देखिए माइनस प्लस के बीच का अट्रैक्शन है ना, तो माइनस प्लस के बीच वाला अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत होता है तुलनात्मक रूप से, और इसी कारण से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? अधिक रहेगा। आइए अगले वाले पर चले, और ये तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड अलग नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक एडिशनल टाइप मानकर चलिए, ठीक है ना? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एडिशनल टाइप है, ये बिल्कुल नया नहीं है। चूंकि तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जनरली आप मानकर चलिए H2O, NH3 और उसके बाद आपके पास हो जाता है HF। ये मूल रूप से तीन मानकर चलिए। हालांकि जितने भी मॉलिक्यूल जिसमें FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो और दूसरे एंड पर हाइड्रोजन होगा, तो वहां पर ये फोर्स वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स वर्क कर रहा है ये भी एक तरह का क्या है? आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन डाइपोल डाइपोल की तुलना में ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि कैसे स्ट्रांग हो जा रहा, थोड़ा अच्छे से समझाइए, हम आपको अच्छे से समझा देते हैं क्लियर करके। देखिए डाइपोल डाइपोल वाले का बात हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो, और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, हम दोनों को अब समझाते हैं ना आपको। जब आप डाइपोल डाइपोल वाले की बात करो, जैसे देखो हम HCl लिए तो H और फिर हम लिए Cl, समझना हम क्या किए। देखिए मान कर चलो कि 5 इसका हम डॉट ले रहे हैं और 5 जो है हम हाइड्रोजन का डॉट ले रहे हैं, ठीक है। हम 5-5 डॉट दोनों का ले रहे हैं, दोनों बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके यहां पहुंचा। अब क्लोरीन का पावर ज्यादा होने के कारण क्लोरीन क्या करेगा कि तुरंत अपना रूप बदलेगा और इस 5 हाइड्रोजन वाला मानकर चलिए, तो ये 5 तो अपना वाला अपने पास रखा है, हाइड्रोजन वाला मानकर चलिए कि अपने तरफ 3 खींच लिया, हाइड्रोजन की तरफ 2 ही रह गया। तो ऐसे में हाइड्रोजन को यहां पर हाइड्रोजन पर क्या आ गया? प्लस और यहां माइनस। अब आइए HF के पास। HF, अब आप ही बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों के विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जब आप कंपेयर करोगे, विद्युत ऋणात्मकता को जब कंपेयर करोगे, तो आप पाओगे कि यहां का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है फ्लोरीन का ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। तो यहां पर क्लोरीन, देखिए सेम कंडीशन यहां भी मानकर चलते हैं कि 5 फ्लोरीन रखा था अपने पास और इधर से 5 हाइड्रोजन लाया था, बराबर साझा करके बॉन्ड हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि फ्लोरीन क्या कर रहा है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण फ्लोरीन अब यहां बदमाशी करेगा और क्या करेगा कि 5 अपना वाला तो अपने पास रखा ही, हाइड्रोजन वाला भी 5 अपने ही पास खींच लिया। समझ रहे बात को? हाइड्रोजन वाला भी 5 अपने ही पास खींच लिया। अब आप ही बताइए कि इस बार हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी अधिक और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा, तो यहां पर माइनस का मान ज्यादा और प्लस का मान भी ज्यादा, यहां माइनस का मान कम, प्लस का भी मान कम। तो जब प्लस माइनस का मान जितना ज्यादा रहेगा अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग, प्लस माइनस का वैल्यू मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही अधिक होता है, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेस के बीच में
अपोजिट चार्जेस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो दो HCl मॉलिक्यूल के तुलना में, दो HCl मॉलिक्यूल के तुलना में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो दो HF मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला दो HF के बीच में लगने वाला फोर्सेस क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बात ना, यहां वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके तुलना में। इसका कारण क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस का वैल्यू क्या है, अधिक, और इसी कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड वाला श्रेणी अलग हो जाता है। समझ गए बात को ना, ये है डाइपोल डाइपोल का है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इस कारण से इसको अलग कर देते हैं और इसमें मूल रूप से यही तीन हम रखते हैं। ठीक है, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्ड टू FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कौन सा फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जैसे आइस की बात कर रहे हैं। कंडक्टिविटी में ये भी इंसुलेटर रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा यहाँ में। लेकिन बाकी दोनों की तुलना में, पोलर और नॉन पोलर की तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आइए हम आते हैं अगले टाइप पर। हमारा अगला टाइप है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के बारे में हम आपको बोले कि किससे बना होगा, आयन से। आयन में कौन कौन होता है भाई, तो एनायन और केटायन। एनायन और केटायन, तो केटायन का मतलब हो गया Na+ और एनायन का मतलब हो गया Cl-। तो बताओ कि एक प्लस दूसरे माइनस को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट जो करेंगे, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ना क्या नाम देते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोटो को भी देखिए आप, फोटो में भी आपको दिखाया गया है, रेड एक अलग कलर से दिखाया गया है, ये अलग कलर से दिखाया गया। तो एक केटायन है और एक क्या है आपका, एनायन है, और केटायन और एनायन के बीच में जो ज्वाइंट है, जो अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, और इसी कारण से आपका जो आयनिक सॉलिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, और वो सिंपल सा एग्जांपल कौन है आपका, NaCl, नमक, जो आप सॉल्ट जानते हैं घरेलू यूज के लिए। अब बताओ ये हार्ड होता है नहीं होता है ना, ये कितना ज्यादा कठोर होता है, देखो तो हम लोग अपने यहाँ रखे रहते हैं, खाने के लिए इसका यूज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, रूम टेम्परेचर पर भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो आयनिक सॉलिड जो है वो किससे बना होता है, आयन से बना होता है, इसमें केटायन और एनायन होता है। क्लियर है बात। बाइंडिंग फोर्सेस या बॉन्डिंग फोर्सेस जब पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कई बार इसी को आयनिक बॉन्ड भी कह दिया जाएगा। क्या कह देंगे, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड भी रहेगा तो आपको याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है बात। फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो हार्ड होगा और रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड स्टेट। ब्रिटल होगा क्योंकि जब आप पीटोगे NaCl को तो बताओ वो चौड़ा होगा क्या पीटने पर, या पीटोगे तो और टूटता जाएगा वो, है ना। तो जब हम नमक को पीटेंगे तो और क्या होता जाएगा, टूटता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो पीटिएगा टूट जाएगा, पीटोगे टूट जाएगा। तो जो पीटने पर टूट जाए उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल को हिंदी में भंगुर कहा जाता है, भंगुर कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा भाई। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए NaCl होगा, MgO होगा, ZnS होगा और CF2 होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको नहीं बताया है अभी तक, जो हर बार लगभग एक साल के गैप पर यह सवाल पूछा जाता है। आइए उसकी तरफ चलते हैं, और वो है ये कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉलिड।
जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो समझिएगा कि कंडक्टिविटी का मतलब है करंट का फ्लो होना। अब हम आपको करंट का फ्लो होना थोड़ा तरीके से समझा दें, उसके बाद फिर हम यहां लौटते हैं। देखिए, जब आप कहीं पर भी करंट के फ्लो का बात करते हो, करंट को आप आई से डिनोट करते हो, आई से, आई से। आप याद करो कि Q बराबर क्या होता है, आई टी, ये पढ़े हो, ठीक है। इसको ना यहां रखते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, ठीक है। तो हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। Q क्या होता है भाई, चार्ज होता है। T क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होगा वही हमारा करंट कहलाता है। तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब सवाल यह है कि चार्ज क्या है, चार्ज आता कहां से है? तो चार्ज आता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन से। चार्ज कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन से आएगा। हमारे पास जो भी सबस्टांस, जो भी मैटर है, वो सभी किससे बने हैं, एटम। और एटम के अंदर में जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी नहीं करेगा चार्ज कैरी, वो लेकर के नहीं घूमेगा। न्यूट्रॉन नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है, उसके पास अपना चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लो ए से बी तक अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का जब फ्लो होता है तो वहां पर करंट का फ्लो होता है। मतलब स्पष्ट बात है कि अगर किसी भी सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया तो चार्ज का फ्लो नहीं हुआ, चार्ज फ्लो नहीं किया तो करंट फ्लो नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया तो इंसुलेटर हो जाएगा। अब एक तो सोर्स हो गया करंट के फ्लो होने के लिए, कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है आयन। उसमें भी कौन सा आयन, एन आयन। जैसे हम बात कर रहे थे Na प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, ठीक है। एक माइनस का मतलब है कि देखो यहां क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम वाला है वो क्लोरीन के पास अवेलेबल है। तो जब क्लोरीन कहीं गति करेगा, मूव करेगा, तो क्लोरीन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हम समझ जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो भाई करंट का फ्लो हो। तो यहां एनायन के पास जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो होता है। यानी कि दो तरीके से करंट के फ्लो होने की बात की जा सकती है। एक, या तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हो या फिर कहीं पर आयन का फ्लो होता है। अगर आयन गति करेगा तो करंट का भी फ्लो होगा। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर दो तरीके से। अब जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो आप समझिएगा कि आयनिक सॉलिड में आपके पास आयन है, और आयन जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो Na प्लस, इसके बगल में है Cl माइनस। अब Na प्लस को जो Cl माइनस है ना, वो बड़ा मजबूती से पकड़े हुए, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। वो बोल रहा हम तुमको हिलने नहीं देंगे, तुम हिल कैसे जाओगे, हम तुमको पकड़े रहेंगे। क्योंकि भाई सॉलिड है, और सॉलिड में हम सभी जानते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो है गति नहीं कर सकते, तो हिलने ही नहीं देगा, वो गति नहीं करने देगा, ठीक है। अब जब आयन गति नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जब आयन गति नहीं करेगा तो करंट का भी फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट का भी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हमारा आयनिक सॉलिड जो है क्या हो जाता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि आयंस आर फिक्स्ड इन पोजीशन, दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन जब वही हम मोल्टेन स्टेट में आ जाएं या एक्वस स्टेट में आ जाएं, तो मोल्टेन या एक्वस में आ जाएगा, मोल्टेन माने पिघला हुआ स्थिति, तो जब यही सोडियम क्लोराइड को आप पिघला दोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब ये भी गति कर सकता है, ये भी गति कर सकता है। और आप सोचिए कि जब आयन गति करेगा तो आयन की गति करने से करंट का फ्लो होने लगेगा। क्लियर है बात? तो जब मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में हमारा सॉलिड आयनिक सॉलिड आ जाता है तो उसके आयन जो है वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और इसी कारण से उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। तो कंडक्टर हो जाता है किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव।
क्लियर होगी बात? तो ये रहा। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलें और वो है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड देखिए, मेटल के बारे में आप पढ़े होंगे कि कितना भी मेटल, आप देखो ना, लोहा एग्जांपल लेकर देखो, लेकिन सोचो तो लोहे के अंदर से करंट का फ्लो हो जाता है। सोचो उतना हार्ड है, उसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है। और अभी जस्ट हम आपको समझाएं कि करंट का फ्लो सिर्फ दो ही कारणों से हो सकता है, या तो वहां इलेक्ट्रॉन मूव करता हो या फिर आयन मूव करता हो। आयन में भी कौन सा आयन होना चाहिए? निगेटिव आयन होना चाहिए। क्या आपके मेटल्स के पास ये क्षमता है कि वो निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है? देखो तो मेटल में सोडियम लो तो सोडियम का क्या होता है? 281 होता है। तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, 28 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक केटायन के पास पॉजिटिवली चार्ज, एक मेटल के पास कभी भी एनायन में कन्वर्ट होने का क्षमता नहीं है, माइनस में कन्वर्ट होने की क्षमता नहीं है। वो जब भी कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। अब जब प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो समझो बात को कि यहां से तो अब ये तो संभावना खत्म हो गया कि करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके अंदर में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री तरीके से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री तरीके से मूव करेगा। अब सोचो कि उतने हार्ड सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता हो? भाई उतना हार्ड है, लोहा उतना कठोर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता होगा? तो जब मेटालिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को, उसके बनावट को इमेजिन किया गया है, तो लोगों ने ये सोचा कि मेटालिक सॉलिड का फॉर्मेशन देखो ऐसे हुआ होगा, ऐसे कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ऐसे ऐसे पूरा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटल आयन रखा गया। ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटल आयन आया, जैसे Na प्लस आ गया। तो Na प्लस को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? चारों तरफ से ऐसे घेर लिए। मेटल आयन आया तो चारों तरफ से ऐसे घेर लिया, ऐसे ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। तो जब चारों तरफ से घेर लिया तो जो मेटल आयन आता गया, वो मेटल आयन वहीं पर एक जगह पर स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेर लिए। हम सभी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और हमारा जो एटम है, मेटल एटम, वो कैसा होता है? वो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो मेटल आयन जो है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि सभी मेटल आयन को चारों तरफ से घेर करके एक जगह पर स्थिर कर दे रहा है। क्लियर है बात ना? ऐसा इमेजिन किया गया इसके स्ट्रक्चर को लेकर के कि मेटल आयन को चारों तरफ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घेर ले रहा है। अब जिस मेटल आयन के पास जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घेर पाएंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे उनका मूव करने का क्षमता उतना ही घट जाएगा मेटल आयन का। तो स्टेबल ज्यादा होंगे तो उनका हार्डनेस अधिक हो जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए Mg2 प्लस आ जाए यहाँ, तो भी ऐसी बात है कि Na प्लस के रिस्पेक्ट में Mg2 प्लस जो है वो क्या करेगा? तो वो ज्यादा इसको रोक कर रखेगा। Al3 प्लस जो है वो और ज्यादा घेर कर रखेगा, इलेक्ट्रॉन इसको और ज्यादा घेर कर रखेगा, क्योंकि ज्यादा प्लस है तो ज्यादा माइनस आएगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल आयन को अपनी ओर बाइंड करके रख रहे हैं। तो यहां जो बाइंड करने वाला फोर्स है मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इस बाइंड करने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है किस पर डिपेंड कर रहा? तो कितना ज्यादा आयन आ पा रहा है उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आयन कितना आ पाया? 3 प्लस, तो इसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर 1 प्लस है, 1 प्लस है, तो इसका मेटालिक बॉन्ड क्या है? वीक, इसके तुलना में। और इसी कारण जब आपसे पूछा जाएगा तो अल्युमिनियम ज्यादा हार्ड होगा, इससे सबसे ज्यादा हार्ड अल्युमिनियम होगा, इससे थोड़ा कम हार्ड आपका मैग्नीशियम, और सबसे सॉफ्ट कौन हो जाएगा? सोडियम। आप पढ़े होंगे कि सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन क्या अल्युमिनियम को काट सकते हैं? क्या नहीं काट सकते। उसका कारण यही है कि अल्युमिनियम का बनावट इस प्रकार से है कि अल्युमिनियम को ज्यादा इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं, इस कारण से उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में भी, यहां देखिए, यहां भी आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी दिखा देते हैं, आप देख लो, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। देखो, ये देखो, ये है अपने पास, देख रहे हो, ये जो आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है ये मेटल आयन है,
और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड, ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड। क्लियर हो रही बात? तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके अब कि हमारा मेटल कैसा होता है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इतने सारे मूव कर रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट का फ्लो होगा कि नहीं? तो चाहे कोई भी सॉलिड हो, अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट का फ्लो होगा, चाहे वो हार्ड हो, सॉफ्ट हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी। अब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है सॉलिड में भी तो करंट का फ्लो होगा। क्लियर है बात ना? तो ये हो गया मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो जाएगा? पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला बॉन्डिंग फोर्स की बात करेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग होता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगा, ये लस्चरस होंगे, ये मलिएबल होंगे, ये डक्टाइल होंगे, ये सोनोरस होंगे। आ रही बात समझ में ना? समझ रहे हो? पीट पीट कर चौड़ा कर सकते हो ना, खींच खींच कर लंबा कर सकते हैं इसको, पीटने पर आवाज भी होता है तो सोनोरस होगा। एग्जाम्पल में जितने भी मेटल आप जानते हो, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब क्या हो जाएगा? या जितने भी अलॉय आप जानते हो, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, ये सभी किसके श्रेणी में आ जाएंगे? मेटालिक सॉलिड। क्लियर होगी बात? चलिए अब आते हैं हम अगले वाले कहानी पर, और ये है आपका लास्ट टाइप। यहां देख लीजिए, यहाँ है वाई आर मेटल्स मलिएबल। तो वही बात है कि बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें स्पेस बन सकता है। देखिए, अनलाइक आयनिक क्रिस्टल विच सैटर मेटल लेयर स्लाइड ओवर each other while the c electron c maintains the bond, this makes them malleable and ductile। चूंकि यहां पर क्या है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो गैप बन जाता है, पीटने पर इस कारण से वो चौड़ा हो पाता है। अब आइए लास्ट, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये चौथा टाइप है और आपका लास्ट टाइप कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का अर्थ है कि यहां पर देखो, कोवैलेंट सॉलिड को समझाने से पहले हम आपको अगर कार्बन को समझा दे तो ज्यादा बेटर है कि हमारे पास ग्रुप 14 के दो एलिमेंट, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब बताओ, हर एटम अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 क्या करेगा? शेयर करेगा। तो ग्रुप 14 के जो मेंबर हैं, कार्बन और सिलिकॉन, इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नेचर है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करते हैं, और इसी कारण से परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाने की बात आती है तो हमेशा या तो कार्बन से लेंगे या फिर सिलिकॉन लेंगे, और इसी कारण से कार्बन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत कैटेगराइज किए। अब देखो यहां पर कार्बन जो है, ये देखो 4 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास ये क्षमता है कि यह अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का यूज करके बड़ा से बड़ा कार्बन चेन बना सके, ऐसे बड़ा से बड़ा कार्बन चेन बना सके, बड़ा से बड़ा कार्बन चेन बना सके, ऐसे। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नेचर होने के कारण कार्बन क्या करता है? बहुत बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर पाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन या जायंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर पाता है। इसी कारण से कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? तो कोवैलेंट सॉलिड किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम में कौन? या तो कार्बन से और सिलिकॉन से, ठीक है। बाइंडिंग फोर्स क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल। फिजिकल नेचर क्या है? तो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। अब बताओ, कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, कार्बन का बना हुआ सबस्टांस जो आप देखते हो, डायमंड देखते हो, ग्रेफाइट देखते हो, वो डक्टाइल नहीं होगा ना, पीटोगे तो टूट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक्सट्रीमली हाई होगा, ठीक है, डिकम्पोजेज बिफोर मेल्टिंग। कंडक्टिविटी क्या रहेगा? इंसुलेटर। अगर एक्सेप्शन आप देखोगे तो एक्सेप्शन में आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट आपका कंडक्टर होता है, क्यों होता है अभी जस्ट आपको हम बताएंगे भी। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी कोवैलेंट सॉलिड हैं, दे ऑल आर इंसुलेटर।
एक्सेप्शन में आपका ग्रेफाइट। उदाहरण देखिए दिया हुआ है क्वार्ट्ज, डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सभी दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड को देखिए समझिए, डायमंड की जब बात कर रहे हो तो डायमंड में देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि बात की, और जब ये चारों को शेयर करेगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां देखिए कि हर कार्बन कितने बॉन्ड कर रखा है, 4 बॉन्ड। अब बताओ कि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और ये चारों के साथ बॉन्ड कर लिया, तो क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉन कंडक्टर हो जाएगा। इसी कारण से क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता नहीं रखेगा। उसके साथ साथ देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और चारों तरफ से सभी कार्बन एटम एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। इसी कारण से डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, कंडक्टिविटी क्या है, इंसुलेटर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसी कारण से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो क्या है, sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो रहा है। ओके, वहीं आइए जब ग्रेफाइट में आप देखेंगे तो ग्रेफाइट में भी कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 3 के साथ बॉन्ड करेगा, चौथे के साथ बॉन्ड नहीं करता। तो ये जो चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब आप ही सोचो कि चौथे इंच से तो इधर तो खाली स्पेस रह गया। अब जब खाली स्पेस रह जाएगा तो आप ही बताइए सॉफ्टनेस आएगा कि नहीं आएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ ग्रेफाइट जो है, हर ग्रेफाइट कितने बॉन्ड करेगा, 3 बॉन्ड। देखिए बीच वाले ग्रेफाइट को 3 बॉन्ड कर रखा है, सिर्फ 3 बॉन्ड, हर ग्रेफाइट सिर्फ 3 बॉन्ड करेगा। और इन ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और लेयर जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं, किस फोर्स द्वारा, वेंडरवाल फोर्स द्वारा। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाता है, तो वेंडरवाल फोर्स। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, ये ऑप्शन में कोवैलेंट बॉन्ड भी रह सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर आपका कौन सा होगा, वेंडरवाल फोर्स। लेयर्स के बीच में वेंडरवाल फोर्स, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, तो कोवैलेंट। लेकिन कार्बन एटम के लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड या अट्रैक्शन है, तो वेंडरवाल फोर्स। क्लियर है। देखिए व्हाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड कंडक्टिव, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन बॉन्ड्स टू ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, द 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, और इसी कारण से क्या हो जा रहा, कंडक्टर। मामला क्लियर हो पाया है। ठीक है, तो अपने पास टोटल 4 प्रकार। अच्छा, कई बार यहां से आपका हाइब्रिडेशन अगर पूछ दिया जाए तो sp2, जैसे डायमंड का sp3 था, कार्बन का यहाँ sp2। तो ये आपका पूरा 4 टाइप जो था, टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हम आपको यहाँ पर करा दिए, और उसका ये समरी रहा जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा आपका कहानी रहा है 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप बार बार रिपीट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो आप जरूर चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये सफर थोड़ा लंबा चले, हम और आप जुड़ें, हमारी भावनाएं एक साथ जुड़े और हम एक दूसरे के लिए काम कर सकें। कुछ आप मेरे पक्ष में काम करो, जो भी ऐसी बात है आप सब्सक्राइब करके करोगे, किसी को शेयर करके करोगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत में लगे हुए हैं, जिनकी जरूरत है कि नहीं फुल टू रिवीजन के लिए एक ऑनलाइन क्लास मिले, जहां पर उनका बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से वो समझ सकें, तो उनके लिए ये आपका प्लेलिस्ट है। हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए 100% ऑनलाइन लेक्चर्स पर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको जरूर किसी न किसी सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले टीचर से पढ़ना चाहिए, जो फिजिकली आपके लिए अवेलेबल है, सशरीर अवेलेबल है किसी कोचिंग संस्थान में, आप वहां जरूर पढ़िए। बाकी हम भी यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझा सकें, लेकिन मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको किसी न किसी टीचर से जरूर पढ़ते रहना चाहिए, और उनको पढ़ने के बाद
आप फिर आकर के इन क्लासेस को देखिए और फिर आप देखिए कितना जबरदस्त जादू होता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और आपके दिमाग में इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइंड करने में। कितना मजबूत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप भी इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। आप पहले क्लासरूम में पढ़िए और फिर आकर के इसमें पढ़ लीजिए यहाँ यूट्यूब, और फिर देखो कितना आपको मजा आएगा पढ़ने में। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ना क्लासरूम का आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, ना एग्जाम का स्कोर डाउन होगा। आप हमेशा बूस्ट में रहेंगे, हमेशा टॉप पर रहेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। और मेरी कोशिश भी यही है कि आपको सही क्वालिटी का एजुकेशन दिया, और इसीलिए हम अपने लालच का कम बात करते हैं, आपके फायदा की बात ज्यादा करते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।